सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का माने 11वीं का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इंग्लिश में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संघटन, गुण और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रसायन विज्ञान इन केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पदार्थ को इंग्लिश में मैटर भी कहते हैं, जिसमें मैटर पदार्थ के संगठन माने किस किस चीज से मिलकर बना है, कैसे बना है, संगठन, गुण यानी कि पदार्थ का गुण क्या है, और अन्योन्य क्रियाओं यानी उनके बीच में, पदार्थों के बीच में कैसे क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस कैसे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करना माने स्टडी करना, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन, गुण और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो तथा जिसमें द्रव्यमान यानी कि भार भी कहते हैं इसको, ऐसे द्रव्यमान हो, वो द्रव्य कहलाता है। जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को इंग्लिश में, द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर, ठीक है। तो द्रव्य की प्रकृति। अच्छा, द्रव्य कितने रूप से पाए जाते हैं, कौन कौन सा द्रव्य का रूप होता है? तो द्रव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। इसको द्रव्य की अवस्थाएं भी बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 अवस्थाओं में द्रव्य पाया जाता है। द्रव्य जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस यानी सॉलिड, द्रव। देखो यहां द्रव्य माने पदार्थ, द्रव माने लिक्विड होता है, पानी। लगता दोनों एक ही जैसा है, द्रव्य, द्रव, पर इस द्रव्य के अंदर द्रव है। द्रव्य 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार का द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब मैटर। तो मैटर 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 अवस्थाएं। कोई कहेगा मैटर कितना प्रकार का होता है, मैंने द्रव्य कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? तो बात वही, वो 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव्य को हम अलग तरीके से बांटेंगे बाद में चल के आगे।
ठीक है, एक अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, यानी कि एक मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ, ठीक है। तो वो उसके प्रकार होंगे। अभी हम लोग इसको प्रकार भी बोल देते हैं, लेकिन ये अवस्था है, 3 अवस्था में द्रव्य पाया जाता है। तो द्रव्य 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। क्या इससे ज्यादा और अवस्थाएं नहीं होती हैं? होती हैं, खोज हो चुका है अब, ठीक है। 2 अवस्थाएं और होती हैं। एक को कहते हैं हम प्लाज्मा, ये ठोस, द्रव, गैस, गैस के बाद चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये दोनों जो है, बाद वाला जो दोनों है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, उसको हम अभी हटाते हैं, क्योंकि अभी हमको यही पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। हम लोग आते हैं ठोस में। अब ठोस क्या होता है? ठोस के जो पार्टिकल होते हैं, मान लो ये ठोस का पार्टिकल है, क्योंकि दुनिया में हर चीज छोटा छोटा चीज से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब छोटा छोटा कण, ये कण है। ये ठोस का कण है। एक डब्बा में चलो ठोस ले लो, ठोस का कण है, यानी कि ठोस में हमारा ये भी है, ये भी बोर्ड भी है, दीवार भी है, ये सब ठोस है। और इस ठोस में जो है क्या होता है? ठोस में छोटा छोटा कण होता है, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर ही क्या बनता है? कोई भी पदार्थ बनता है, कोई भी द्रव्य बनता है। उस द्रव्य में ठोस हो या द्रव हो या गैस होती हो। तो ठोस के जो कण हैं बहुत करीब करीब होते हैं। द्रव के जो कण हैं, यानी लिक्विड, पानी हो गया, जैसे तेल हो गया, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस के जो होते हैं कण, ये तो बंद में ही, नहीं तो उड़ जाएगा गैस। बंद करके इसको हम दिखाते हैं, ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हमारा, अच्छा, ये जो देख रहे हो इतने बड़े बड़े, जो दिखाई नहीं देते हैं, अब इसका कण जो है दिखाई दे रहा है? नहीं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, पास पास, ये दूर दूर, ये और दूर दूर, ज्यादा दूर दूर, ठीक है। अब होते क्या है कि हम जानते हैं कि पानी बह जाता है, फ्लो करता है, पानी बहता है। गैस यहां छोड़ दिया तो चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन ठोस जहां है वही रहता है, ठीक है। तो एक और चीज देखते हैं कि इसको, ये जो ठोस है, इसको कहीं भी रखेंगे तो इसका आकार जैसे का तैसे रहेगा। जैसे ग्लास है, एक बोतल है, ये सब ठोस है। अगर मान लो एक बोतल ले लिए, बोतल में अगर जितना कुछ भी डालोगे, जितना बोतल होगा, जितना बड़ा, 1 लीटर का बोतल है, तो कभी भी 1 लीटर का ही बोतल रहेगा। 2 दिन बाद भी उसको देखोगे तो 1 लीटर का ही बोतल रहेगा, ठीक है। ये बोतल का आयतन नहीं बदलेगा, जितना बड़ा ये है इसका भी आयतन नहीं बदलेगा, जितना लंबाई है, जितना यहाँ गोलाई है, सब एक जैसा रहेगा, यानी कि इसका आयतन बदलेगा नहीं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, यानी वॉल्यूम नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। आयतन का मतलब स्थान का घेरना। अभी जितना स्थान घेरता होगा, यानी अगर इसको खोल के इसमें जितना भी जगह है इंक डाल सकते हैं वो डाल देंगे, तो वो इसका कितना आ जाएगा, इसका कैपेसिटी आयतन कहलाता है, यानी कितना इसमें क्षमता है कोई चीज रखने का, ठीक है। जैसे एक रूम, कमरा है, तो कमरा का
आयतन निकलता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो एक कमरा का अगर आयतन कहेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक कोई डब्बा जैसे ये ले लेते हैं हम, ये डब्बा है, अब इसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है, यहाँ लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई वो आयतन होगा, ठीक है। आयतन को लीटर में, जैसे 1 लीटर का मतलब हुआ वही आयतन को लीटर में मापते हैं या मीटर क्यूब में, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो समझ में आ गया होगा आयतन क्या होता है? स्थान, जगह जिसमें कोई चीज आ सके। जैसे इसका आयतन है, अब इसमें बहुत कुछ आ सकता है इतना, ठीक है। अगर 1 लीटर इसका होगा, इसमें आता होगा तो 1 लीटर इसमें आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये इसका आयतन हो गया। फिर आकार, जैसा आकार है वैसा ही इसका रहेगा, इसका जैसा आकार वैसा ही रहेगा। तो ये सब हो गया ठोस। द्रव की बात आते हैं, हम लोग देखते हैं द्रव का आयतन, तो यानी कि द्रव का आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकार चेंज हो जाएगा। आयतन फिक्स का मतलब 1 लीटर अगर पानी लोगे तो डब्बा में रखो, किसी ग्लास में रखो, लोटे में रखो, कटोरे में रखो, वो 1 लीटर ही रहेगा। यानी उसका आयतन 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा पानी, ठीक है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित रहता है, पर जिस डब्बे में रख रहे हैं, गिलास में रख रहे हैं तो गिलास के जैसा हो जा रहा है आकार का। अगर हम लोटा में रख रहे हैं 1 लीटर पानी को तो फिर लोटा के आकार का हो जा रहा है। कटोरों में रखेंगे तो कटोरे का आकार का हो जाएगा, तो इसका आकार बदल जाएगा। तो अब दोनों के बारे में आप पहले लिख दें। ठोस, ठोस का आयतन निश्चित होता है, निश्चित आयतन निश्चित, आकार भी निश्चित, दोनों निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है, बदल जाता है। जिस डब्बे में रखोगे, जैसे 1 लीटर दूध को, तो वो गिलास में रखोगे, गिलास के आकार का, लोटा में रखोगे, लोटे के आकार का हो जाएगा। अब इसका देखते हैं। अब गैस का जो हम देखेंगे क्या होगा इसमें। गैस को अगर हम 1 लीटर का कोई डब्बा है, चारों तरफ से पैक है, अगर उसमें 1 लीटर का डब्बा है, अगर उसमें हम गैस रख दिए, पूरे गैस भर दिए, 1 लीटर गैस उसमें भर दिए, ठीक है, तो गैस का आयतन कितना होगा? 1 लीटर। अब एक 2 लीटर का डब्बा लाए और उस गैस को पाइप के सहारे, पहले वाले डब्बा में से 1 लीटर वाला जो डब्बा था, उस डब्बे में से क्या करते हैं हम, गैस को पाइप के सहारे हम 2 लीटर वाले में भेज देते हैं। तो 1 लीटर गैस 2 लीटर वाले में डब्बा में जाएगा तो क्या होगा, नीचे रहेगा, आधा पर रहेगा और आधा खाली रहेगा? नहीं, वो गैस 2 लीटर में पूरे में फैल जाएगा उस डब्बा में। यानी अब गैस का आयतन क्या हो गया, पूरे में जब फैल गया, पूरे डब्बा में, या 2 लीटर का डब्बा है, पूरे डब्बा में गैस फैल गया, तो गैस का आयतन 2 लीटर हो गया ना, उसका भी, गैस का भी। तो जितना बड़ा डब्बा रखेंगे, गैस उतने दूर में पूरे में फैल जाएगा, यानी उतना ही उसका आयतन हो जाएगा, मतलब उतना ही स्थान घेरेगा। स्थान घेरना यानी आयतन, ठीक है। तो उतना ही स्थान घेरेगा आयतन, यानी आयतन इसका निश्चित नहीं है, आयतन अनिश्चित है। आयतन अनिश्चित। और आकार, इसका तो आकार हमेशा बदलेगा, जैसे डब्बा में रखो वैसे में फैल जाएगा, आकार भी अनिश्चित।
ठीक है, तो आकार भी अनिश्चित। एक बार और देखते हैं, ठोस का आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, दोनों निश्चित। द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और गैस का दोनों अनिश्चित होता है। अच्छा, ये होता क्यों है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों इसका कण दूर दूर होता है, इसका और दूर होता है? तो होता क्या है कि जो ठोस का जो कण है, उस कण के बीच के अंदर जो ऊर्जा है वो कम है। तो जहां है जो कण वहीं पड़े रहता है, और ऊर्जा कम होने के कारण इनके अंदर सब कण एक दूसरे को खींचे रहता है। दुनिया का एक गुण ही होता है, हर कोई एक दूसरे को खींचता है। पृथ्वी चंद्रमा को, चंद्रमा सूर्य को, सूर्य पृथ्वी को, या हम किसी दूसरे आदमी को, कोई दूसरा हमें, लेकिन आभास नहीं होता है। या हर कोई एक दूसरे पर प्रभाव डालता है, और अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। माने अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करना, आकर्षित करता है। हर कण में गुण होता है, हर चीज में ये गुण होता है। हर चीज में ये गुण होता है। क्या होता है गुण? अट्रैक्ट करने का, आकर्षण का गुण। तो ये जो ठोस के जो कण है, उनमें भी आकर्षण का गुण होगा, इस कण में भी आकर्षण का गुण होगा, इस कण में भी आकर्षण का गुण होगा। पर इस कण में ऊर्जा कम होता है, और ये कण जो है ऊर्जा कम होने के कारण पास पास आते हैं, और आकर्षण बल के कारण ये बहुत करीब आ जाते हैं। आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। अंतराण्विक बल इंग्लिश में कहते हैं इंटर मोलेकुलर, MOLECULAR, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बल, जो बहुत ज्यादा काम करता है। अंतराण्विक बल, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है इसमें। ठीक है, क्यों? जब कोई पास रहेगा तो ज्यादा बल एक दूसरे पर, दूर है तो खींचना थोड़ा सा कठिन होगा। पास में आएगा तो एक दूसरे पर बल ज्यादा लगाएगा। दो चुंबक पास में आता है तो ज्यादा बल लगाता है, दूर जाएगा तो कम बल लगाता है। बस उसी तरीके से दो कण जब पास आएगा, क्योंकि दोनों कण में ऊर्जा कम है तो पास पास आएगा। जब ऊर्जा कम होता है तो पास आता है, पास आता है तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, माने अंतराण्विक बल ज्यादा लगेगा। ज्यादा अंतराण्विक बल लगेगा तो और पास आ जाएगा, और पास आने के बाद में इस तरह से क्या हो जाएगा? एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ठीक है, और इतना करीब आ जाएगा कि फिर एक दूसरे को ये छोड़कर नहीं भाग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़े रूप से इसको हर पकड़ लेगा एक कण दूसरे कण को। तो अंतराण्विक बल ज्यादा होने के कारण कण करीब आ जाता है। कण करीब आने के कारण एक और चीज होता है, कणों के बीच में जो जगह खाली है ये वो ज्यादा करीब आएगा तो जगह कम हो जाएगा। यानी कणों के बीच में जो स्पेस है, जो स्थान है, वो ठोस में कम हो जाता है। करीब आने के कारण कम होता है। करीब क्यों आता है? अंतराण्विक बल ज्यादा होने के कारण, और ऊर्जा कणों के बीच कम होने के कारण करीब आता है। और जब करीब आता है तो कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है। स्थान कम होने के कारण ये एक कण इधर उधर नहीं मुड़ घूमता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कण मूव करना शुरू होगा, यानी कि चलना शुरू होगा, तो ये कण मिलकर रोक लेगा। ये कण अगर मूव करने की कोशिश करेगा, यानी गति करने की कोशिश करेगा, तो ये सब कण आसपास वाला रोक लेगा। यानी कि कण की गति को क्या करता है?
रोक लेता है। ठीक है, तो कण की गति को रोक लेता है। और हम जानते हैं एक और चीज, अगर नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए, कि दुनिया का हर चीज हमेशा चलते रहना चाहता है। कोई भी कण, कोई भी चीज का, इसी का जो कण है दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमेशा गति में रहना चाहता है। इसका कण गति में, हर चीज का कण जो है वो गति में ही रहता है, यानी पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। ठीक है, तो ये गति नहीं कर पाता है क्योंकि एक कण दूसरे कण को रोक देता है, क्योंकि कण बहुत करीब आता है। ये अंतराणिक बल ज्यादा होने के कारण क्या होता है, और स्पेस कम होता है, स्थान, अणुओं के बीच स्थान कम होता है, अणुओं के बीच कम स्थान होता है। अणुओं की होता क्या है कि ये केवल अपने स्थान पर हिल के रह जाते हैं, वाइब्रेट करके कंपन करते हैं। ये अणु अपने स्थान पर आगे पीछे छोड़ो, अपने स्थान पर दोलन करते हैं। अपने स्थान पर ही दोलन करके रह जाता है, वहीं पर वो एक कण दूसरे जगह नहीं जाता है घूम के। ठीक है, इसीलिए जो कण जहां है वहीं पर हिलते रहता है और वैसे बना हुआ रहता है, इसीलिए ये बहता नहीं है पानी की तरह। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये ठोस का, ये क्या होगा, ये सब ठोस के गुण, ठोस के क्या है, ये सब गुण है। उसी तरह द्रव का हम लोग देखते हैं। द्रव का अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण यहां छोड़ दिए थे, आकर्षण बल ही समझो, ये आकर्षण वाला ही बल होता है अंतराण्विक, यानी अणुओं के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है, अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है, अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है। ठीक है, अणु अपने और क्या होता है, इसके अणु गति करते हैं, इसके इसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, गति करते हैं, इसके अणु गति करते हैं, इसीलिए तो ये बहता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और अणु गति करते हैं तो एक जगह का अणु दूसरे जगह, दूसरे जगह का अणु दूसरे जगह चला जाता है, जिससे कि पानी का आकार बदल जाता है। अब जिसका अणु जहां है वहीं पर हिलते रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, वो जैसा आकार है वैसा ही रहेगा। लेकिन जिसके अणु इधर उधर जाएंगे तो उसका आकार तो चेंज होगा ही। अब गैस का बस यही होगा, अंतराण्विक बल द्रव से कम होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, वही अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल द्रव से कम होता है। और क्या होता है, अणुओं के बीच बहुत ज्यादा स्थान होता है,
द्रव अणुओं के बीच स्थान द्रव से अधिक होता है, द्रव से अधिक, द्रव से अधिक होता है। ठीक है, इसके अणु गति करते हैं, बहुत तेजी से गति करते हैं, अधिक होता है। इसके अणु बहुत तेजी से गति करते हैं, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देते हैं इसके अणु द्रव की अपेक्षा, द्रव की अपेक्षा काफी द्रव की अपेक्षा काफी तेजी से गति करते हैं, गति करते हैं, काफी तेजी से गति करते हैं द्रव की अपेक्षा। उम्मीद है इसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रव्य पर ताप और दाब का प्रभाव। ताप और दाब का प्रभाव, ठोस, द्रव और गैस, तीन है। तो जैसे ठोस को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को गर्म करेंगे, करते हैं, गर्म करने का साइन ऐसे होता है, ऐसे लिख देते हैं गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, यानी कि ताप का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो जैसे ताप दे रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं, द्रव में बदल रहा है, द्रव को और गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। और गैस को जैसे ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो वो फिर द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे भाप ठंडा होकर पानी बदल जाएगा, और पानी को और ठंडा करेंगे यानी द्रव को और ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाता है, यानी ठोस बन जाता है। ठंडा नहीं, ठंडा, ठंडा करेंगे तो ये तो हो गया ताप का प्रभाव। अब दाब का प्रभाव क्या होता है? अगर ठोस है तो ठोस को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ठोस को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है, यानी इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़न अल्प होता है, कम संपीड़न होता है। संपीड़न माने कंप्रेस। ठीक है, संपीड़न का इंग्लिश कंप्रेस। तो संपीड़न अल्प, अल्प माने कम होता है, बहुत कम, बहुत अल्प, न के बराबर होता है। ठीक है, नगण्य होता है, लिखना ज्यादा सही है। संपीड़न नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बहुत कम मात्रा में संपीड़न होता है, बहुत कम मात्रा में दबाया जाता है। द्रव को दबाया जा सकता है और गैस को दबाया जा सकता है। तो हम देखते हैं, गैस को अगर दबाते हैं तो क्या होगा, माने दाब डालते हैं गैस पर तो द्रव बन जाता है। ये एग्जांपल हम देते हैं, जैसे छोटा वाला सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, जब आप दुकान पर भरवाने जाइएगा
तो जब बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर को भरेगा, प्रेशर देता है, यानी कि दाब ऊपर से दबाता है, दाब देकर भरता है उसको, तो वो जाकर छू कर देखिए वो ठंडा हो जाता है छोटा वाला सिलेंडर, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है, यानी कि गैस ठंडा होता है तो क्या बनता है, पानी, गैस ठंडा होता है तो द्रव बनता है, यानी पानी बनता है। तो इसीलिए प्रेशर देने पर क्या हो जाता है, गैस से द्रव बनता है, और दबा दो, प्रेशर दो तो ठोस बन जाता है, ठीक है। ये हमारा हुआ दाब का प्रभाव और ये ताप का प्रभाव। अब देखते हैं नेक्स्ट, द्रव्य का प्रकार, ठीक है। द्रव्य का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। पहले तो दो तरह से बांटा जाता है इसको, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश में प्योर, शुद्ध का प्योर मैटर या सब्सटेंस भी कहते हैं, प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस। इंग्लिश के बुक में सब्सटेंस ही लिखा होता है, जबकि सब्सटेंस और मैटर दोनों एक ही चीज है, पदार्थ होता है। और ये होता है मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होता है होमोजीनियस, हिंदी में पहले लिखते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर, इसका होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं हम लोग, तत्व और यौगिक। तत्व का मतलब एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है। तत्व का एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोना चांदी, Au गोल्ड सोना, Hg पारा, बहुत सारा Fe आयरन लोहा, ये सब तत्व हैं जो आवर्त सारणी 9th क्लास में देखे होगे, 10th क्लास में देखे होगे तुम लोग। ये सारे तत्व होते हैं, यौगिक इन्हीं से मिलके बनता है। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, मिलके बना यौगिक बना। H2O वाटर बना, पानी, जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो सांस छोड़ते हैं तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या धुआं, जो कुछ जलाते हैं तो धुआं के रूप में जो उठता है वो CO2 गैस होता है। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का होता है,
समांगी मिश्रण में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है विलयन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। चीनी पानी का विलयन, चीनी पानी का घोल। और दूसरा होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु एलोए, ALLOY, एलोए मिश्र धातु। और ये भी समांगी भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलोइड्स। हिंदी इंग्लिश दोनों इसका एक ही है, सस्पेंशन और कोलोइड्स भी समांगी मिश्रण में आता है। हिंदी में भी इसको लिख लेते हैं कोलाइडी, कहते हैं इसको कोलाइड्स। एलोए जो हम लोग देखे थे, एलोए जैसे पीतल एलोए होता है, यानी कि मिश्र धातु है पीतल, एग्जाम्पल है मिश्र धातु का। ठीक है, जो घर में पीतल यूज होता है। और टीन तो नहीं है, क्या नाम है जो ब्लेड आता है किसका, स्टील है, वो भी मिश्र धातु है। बाकी कोलाइड्स, और ये हमारा कोलाइड्स जो हम बोले हैं कोलाइडी, वो खून हमारा कोलाइडी है, दूध कोलाइडी है। बाद में डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानना है इसमें। ठीक है, सस्पेंशन भी एक देख लेते हैं एग्जांपल। सस्पेंशन में चीनी और पानी और चौक मिला दो, या पानी और बालू रखने पर नीचे बैठ जाता है, तो ये एग्जांपल है सस्पेंशन का। सस्पेंशन क्या होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें घुलाकर कोई चीज को रख दिया जाए तो अलग अलग हो जाए अपने आप। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, हाइड्रोजन अगर ऐसे हम लिख दें, ऑक्सीजन अगर ऐसे हम लिख दें, तो ये क्या है, ये हमारा है, ऐसे लिखा हुआ अगर कहीं रहे तो इसको परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और उन तत्व का परमाणु ऐसे लिखा जाएगा तो हम समझेंगे परमाणु है। अगर ऐसे लिख दिया जाए H2O2, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, हिंदी में लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस को ऐसे लिखा जाता है। ऑक्सीजन गैस जो सांस लेते हैं O2 रहता है, O नहीं रहता है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस, लेकिन इसको ये किससे बना है, दो हाइड्रोजन से। दो हाइड्रोजन जब मिला है ना, तब बन गया है, दो हाइड्रोजन का परमाणु मिला है तो बन हो गया है ये क्या, H2, हाइड्रोजन गैस बना है। और ये जो H2 है ना, हाइड्रोजन गैस तो कहते ही हैं, यानी हाइड्रोजन जो है एलिमेंट, ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, गैस के रूप में पाया जाता है। और एक अकेला दिखाएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का ये परमाणु है, ये
मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए हमेशा H2 और O2 मिल के रहता है, प्रकृति में मिल के रहता है, H2 और O2 के रूप में रहता है। तो ये एक अणु है, दो परमाणु से मिलके बना है। ये परमाणु हाइड्रोजन का, ये भी परमाणु और दो परमाणु मिलके एक अणु बना है। तो ये हाइड्रोजन गैस का अणु है, ठीक है। हाइड्रोजन लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस का अणु, हाइड्रोजन गैस का अणु है। ये भी H2 हाइड्रोजन गैस का ही अणु है। दूसरा ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो O2 बना, ये भी अणु है। परमाणुओं से मिलके अणु बनता है, एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर अणु बनता है। अणु का परिभाषा क्या हुआ? अणु का परिभाषा हुआ कि एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। देखिए मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर H और O मिले तो क्या बनेगा? एक H, दो H ले लेते हैं और एक O, ये तीनों मिल जाएगा। ऐसे बना देते हैं H प्लस O। अब तब लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में ये बनाएंगे तो बनेगा H2O, ये वाटर बनेगा, माने पानी, जल बना। तो ये तो जल है, तो इस जो अलग अलग से मिलके बना है ना, अलग अलग परमाणु है। ये परमाणु अलग, हाइड्रोजन का परमाणु है 2 गो और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो अलग अलग परमाणुओं से मिलके बनेगा, तो उसको भी हम अणु ही कहेंगे। ये अणु है किसका? ये अणु है जल का। बना किससे है? 2 गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। ये एक अणु किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बना किससे है? 2 गो हाइड्रोजन से ही बना है। ये एक समान से मिलके बना है, ये दोनों एक समान परमाणु है, उससे मिलके बना है। ये अलग अलग तत्वों का परमाणु है, ये सेम तत्वों का परमाणु है और ये अलग अलग तत्वों का परमाणु है। ये ऑक्सीजन तत्व अलग है, हाइड्रोजन तत्व अलग है। तत्व का मतलब एलिमेंट। अलग अलग परमाणुओं से, अलग अलग तत्वों के परमाणु से बना है, अलग अलग तत्वों का परमाणु है। तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे भी अणु कहते हैं, और एक समान तत्व के परमाणु से मिलकर जो बनता है उसे भी अणु कहते हैं। पर इसका जब अलग अलग से मिलकर बनता है तो एक और नाम कहते हैं, इसको कहते हैं हम यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनेगा, चाहे सेम एक समान तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनेगा। एक समान तत्वों के परमाणु से मिलकर बनेगा तो भी अणु, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनेगा तभी भी अणु कहेंगे। पर अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलकर बन रहा था, एक और इसका नाम हो गया यौगिक। ये यौगिक नहीं है क्योंकि समान है, ये यौगिक है क्योंकि असमान तत्वों के परमाणु से मिलकर बना है, अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलकर बना है। तो ये कंपाउंड यानी यौगिक किसका यौगिक है? ये यौगिक का नाम क्या है? इस यौगिक का नाम है जल। इस यौगिक का नाम जो बना है इन सब से मिलके वो जल है। यौगिक, ये जो यौगिक बना है इस यौगिक को क्या कहते हैं हम? ये यौगिक जल है, ठीक है, और यानी वाटर है। और ये एक्चुअल में है क्या? यौगिक का एक अणु है। अगर हम ऐसे कर दे 3H2O, तो H2O क्या है? एक यौगिक है, उसका 3 अणु है। 3 अणु किसका? यौगिक का। कौन से यौगिक का? तो लिख देते हैं जल के यौगिक का। जल, 3 अणु जल का। जल क्या है? जल एक यौगिक है। यानी 3 अणु किसका है? 3 अणु जल का। 3 गो अणु है। एक बूंद में तो लाखों करोड़ों अणु होता है,
दिखाई नहीं देता है, तो ये जल का अणु है। कैसे? अब एक हम और अच्छी तरीके से बताते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चलो हम 4 हाइड्रोजन लेते हैं, H H H H। एक डब्बा लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है ये, ठीक है। अब ये दोनों मिल के बनेगा ये हाइड्रोजन, हिंदी में लिख देते हैं हाइड्रोजन, आइए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 गो, तो ये दोनों परमाणु एक ऑक्सीजन से मिल गया तो H2O बन गया, तो ये H और एक O वाला मिल गया, ये O वाला है। फिर ये 2 H मिला इससे, तो ये HO। अब ये क्या है? H2O है, ये भी H2O, ये जल का जल है। ये जल का कितना अणु है? जल का 2 अणु है, H2O 2 अणु हो गया जल का, ठीक है। और ये एक परमाणु, 2 गो परमाणु है ऑक्सीजन का, ये 4 परमाणु है हाइड्रोजन का, ठीक है। समझ में आ गया होगा अणु, परमाणु और यौगिक क्या होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्य के गुण और उसका मापन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।